हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी हमारी थ्योरी थी उसको कंप्लीट किया। तो लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन दिया था कि आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड डिस्कशन, अब वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो अपने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल दिया था उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हमारे पास एक्चुअली हम एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, ये कोई सर्कुलर आर्क है और इस आर्क की वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। ठीक है, सेंटर पर। तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज आर्क है। ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका सेंटर मान लिया ओ। ठीक है, अब हमें इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पर लिया। ठीक है, और वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आया। ठीक है, और एक मैंने कंपोनेंट कुछ यहाँ पर लिया, मान लीजिए इस तरह से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर बड़ी बॉडी का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें एक स्मॉल पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, और उसको क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वाइज ऐड करना होता है। ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट को एक्स डायरेक्शन में ऐड करना होगा, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको वाई डायरेक्शन में जो है ऐड करना है। उसके बाद हमें दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर लगाना है, यही बोला था। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप डायरेक्टली हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर सपोज करता हूँ मैं ये जस्ट अ मिनट, अगर मान लो कि मैं थीटा डिग्री का एंगल यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो थीटा डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो थीटा डिग्री अगर मैं इधर मानता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई डी साइन थीटा इधर आ जाएगा, डी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और डी साइन थीटा इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डी कॉस थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कोई डी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, इसी तरह से अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे तो इधर की तरफ आ जाएगा डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा अगेन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जो कंपोनेंट ओनली बचेगा वो डी साइन थीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन समझ में आ रहा है वो कंक्लूजन ये है कि वो कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर कोई भी सिमेट्रिक फिगर होगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी हम किसी सिमेट्रिक फिगर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ना कैलकुलेट करके उसको सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक एक्सिस में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री के अलोंग ही होगा। ठीक है, मान लो कि अगर मैं इस डिस्क को ऐसे ना बना के ऐसे बनाता। ठीक है, ठीक है, तो आप इसकी सिमेट्रिक एक्सिस ये हो गई ना, तो इसका मतलब ये है कि इस रिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे अलोंग होगा, सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, ना कि इस एक्सिस के अलोंग होगा। इस एक्सिस पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और इस तरफ जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी जो सिमेट्रिकल एक्सिस में होगी। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
तो अभी मैं इस डायग्राम को इरेज करता हूँ। ठीक है, तो अब हम एक आर्क बनाते हैं सबसे पहले। आर्क कुछ अच्छा नहीं बना है, Let- ठीक है, ये ठीक है। ये एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है। अब इस सर्कुलर आर्क पे हमें एक इलेक्ट्रिक हमें जो है पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी चार्ज डेंसिटी सपोज हम मानते हैं लैम्डा है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है ना, 1D डायग्राम है ना, तो 1D के केस में हमें सॉरी चार्ज चार्ज जो है वो इसकी सरफेस इस पर तो है नहीं है ना, चार्ज एक अलोंग द लेंथ है ना, तो इसके लिए हम लैम्डा डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब हम इसके लिए ये इस तरह का एक हमने एक्सिस डिफाइन कर दिया, और ये हम मान लेते हैं पॉइंट ओ, और हमें जो है पॉइंट ओ पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, लैम्डा ध्यान रखना, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सिमेट्रिकल डायग्राम होता है हमारे पास में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसकी सिमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी बाद में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये डी होगा। ठीक है, ये स्मॉल किसी डी क्यू चार्ज की वजह से है ना, तो ये डी क्यू चार्ज की वजह से डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब मैं थीटा मान लेता हूँ ये, तो ये अल्टरनेटिव एंगल से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका डी साइन थीटा, और ये एंगल हो जाएगा इधर आपका डी कॉस थीटा। ठीक है, तो डी कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ओनली डी साइन थीटा जो है वो आपका बचेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डी, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा ई, और ई बेसिकली क्या है, ई जो है आपका है, अच्छा इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी साइन थीटा, है ना। क्योंकि आपको क्या करना है, अब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ डी साइन थीटा के कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा, डी कॉस थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब डी आप क्या लिखोगे, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, अब के को है ना, अब डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू डी एल, और ये अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब डी क्यू, अब आपका जो डी एल है, ठीक है, हमने ये माना कि जो जो डी क्यू चार्ज है वो डी एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, एक स्मॉल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये वाली जो लेंथ है वो हमारी कौन सी लेंथ है, डी एल है। ठीक है, तो आपने एक आर्क का, देखो इस डायग्राम को मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज जिसको हम डी क्यू बोल रहे थे वो डी एल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये एंगल जो है हमारा थीटा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, है ना, तो ये डी थीटा है ना, तो ये डी थीटा इक्वल में थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर ना, तो आर्क की लेंथ क्या है, डी एल, और अपॉन रेडियस, है ना, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो ये आर और आर हो जाएगा। ठीक है, तो डी थीटा इक्वल में डी एल बाई आर। ठीक है, तो डीएल अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका के लेमडा, डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा, और फिर ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से आपका के लेमडा आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब आर जो है वो आपका कांस्टेंट है, आर कितना है, कैपिटल आर है ना यहाँ पर, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो सो के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है या माइनस कॉस थीटा होता है ना, साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रही है, 0 से पाई तक। देखो एक बार, थीटा जो है आपका यहाँ से वेरी करना शुरू कर रहा है और यहाँ से वेरी
के यहाँ आ रहा है ना, थीटा, अगर थीटा आपका ऐसे कर रहे हैं ना, तो 0 से पाई तक वेरी कर रहा है आपका थीटा, तो ये हो जाएगा -k λ/r², ठीक है। और cos 180 होता है -1 और cos 0 -1, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2k λ/r², ठीक है, ठीक है। और एक r जो है आपका ये ऊपर से यहाँ से ये इंटीग्रेशन के बाहर आया था ना, तो एक r ये आ गया, तो ये आपका r इधर आ गया एक, तो ये बचा आपका कितना है, ये 2k λ/r, ठीक है। अगर आप k की वैल्यू पुट कर देते हो 1/4πε0, ठीक है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बेसिकली ई वाई आया क्योंकि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये 2k λ/r² आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ही है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में ई नेट जो होगा वो ई वाई हो जाएगा, और 2k λ/r, सॉरी आर तो कैंसिल हो गया ना एक हमारा, तो ये यहाँ पर 2k λ/r, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बता दिया आपको, थियोरेटिकली ई एक्स वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 होगा, बट आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जैसे हम ई एक्स को कैलकुलेट करेंगे ना, तो ई एक्स के अंदर यहाँ पर जहाँ पर जैसे साइन थीटा आया ना, तो साइन थीटा की जगह कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन से साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा में जब आप लिमिट 0 से पाई पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x वाला कंपोनेंट जो है आपका वो 0 हो जाता है, ठीक है। और वो हमें यहाँ से थ्योरेटिकली जो हमने लॉजिक से देखा वो भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है, ठीक है। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की क्या होती है, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में मान लीजिए कि हम हम मान लेते हैं कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और इसका होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो क्यू इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन द क्वांटिटी अराइजेस व्हिच इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के लिए ही वैलिड है, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है आपका एक सिंगल चार्ज की वजह से भी अराइज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए आपको दो चार्ज होने जरूरी है, ठीक है। बट फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास जितना हम क्लास 12 के नॉलेज के बेसिस पे आपको यही समझ के चलना है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे। बट जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक स्मॉल चार्ज की एक सिंगल चार्ज की वजह से भी डाइपोल मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो है ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, वो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी इधर अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह की होगी, तो ये हमारा पी होगा, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक डिस्कशन हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल
जो हमारे पास डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। तो डायपोल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हाँ ठीक है, तो हम अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि डायपो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, ऐसे कर दो। ऑफ ना लिख के ड्यू टू अ डायपोल लिख सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं, एट एक्सियल पॉइंट ये लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डायपोल का जो हमारा डायपोल है उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है, तो वो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो अब जैसे ये चार्ज है एक माइनस क्यू और ये चार्ज हमारे पास प्लस क्यू, ठीक है, और बीच में इसका है ओ। ठीक है, तो इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जनरली हम ए मानते हैं, बट 2a मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करना है। ठीक है, तो हम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर 2a डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये a डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी और a डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें किसी भी एक पॉइंट पर, ये किसी पी पॉइंट पर हमें जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने कई सारी जो है कैलकुलेशन पहले ही करी हुई है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हम पहली बार कर रहे हो। ठीक है, तो हमने इसको जब हमने पहले एनालाइज कराया था, तो हमने पहले कैसे एनालाइज करा था, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमने जब इसका पहले एनालिसिस करा था, तो हमने ठीक उसी तरह एनालिसिस करना है, हमें ये मान के ही नहीं चलना कि यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट रखे हुए हैं, माइनस क्यू, सॉरी एक डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा हुआ है, माइनस क्यू के करस्पॉन्ड डाइपोल मोमेंट के करस्पॉन्डिंग चार्ज रखे हुए हैं। हम इनको पॉइंट चार्ज की तरह मान के चलेंगे कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं और उन पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब और लास्ट में जो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमें डाइपोल मोमेंट के चार्जेस का जो भी हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिख देंगे, बस सिंपल इतना सा है। तो हमें बोरो करने बहुत ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत, आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर दो। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी करते हुए हैं। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज की हो गया, और नेगेटिव चार्ज की तरफ टुवार्ड द नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो वो कितना होता है, हमारे पास वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 2a। ठीक है, और अगर हम सेंटर से मान लो कि सेंटर से यहाँ यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम r मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये वाली कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई r माइनस ए, सिंपल है। तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गई ना, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो हम इसको के क्यू ही रहने देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। और ये किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, तो और एक ई और माइनस क्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर हम लिखेंगे, तो अब हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस क्यू से पॉइंट जहां पर हमें कैलकुलेट करना है वहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, वो डिस्टेंस हो गया हमारे पास आर प्लस ए। देखो ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ये तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस ए हो गई ना, तो हो जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखो, अब हमने क्या अब तक यहाँ पर कोई भी डाइपोल मोमेंट की चर्चा करी नहीं करी, यहाँ पर तो डाइपोल मोमेंट का कोई रोल ही नहीं है। हमें बस इतना बोला गया है कि एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पर हो तो उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब उस डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सिंपल।
तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं ना, तो हम उसको डायपोल मोमेंट को अभी एक नया टॉपिक ना माने तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 स्मॉल पॉइंट चार्ज मान के कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे ये रिजल्ट डायपोल मोमेंट का कैसे आएगा, ठीक है। तो ये अब तक हमारे पास एक प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब आपको एक्सियल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप एक काम ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस अगर कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा है, और जो मतलब ये वाला जो है वो ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस कम है ना, जिसके लिए डिस्टेंस कम होगी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और इसके लिए कम है। तो यहाँ पर आप ई एक्सियल को पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर दोगे। हालांकि अगर आप उल्टा भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फाइनल में जो आंसर है सिर्फ नेगेटिव साइन का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दोगे के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका 4 AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास में ये इतना सिंपल आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक हमारा पॉइंट चार्ज की तरह डिस्कशन चला। अब हमें क्योंकि डायपोल मूवमेंट निकालना है, डायपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो डायपोल मूवमेंट क्वांटिटी को कंसीडर करना होगा। तो डायपोल मूवमेंट अगर हम ऊपर वाले चार्जेस की वजह से डायपोल मूवमेंट लिखें तो चार्ज है क्यू और डिस्टेंस है 2a, तो ये हो जाएगा 2qa, ठीक है। तो यानी कि अगर एक क्यू हम यहाँ से ले लें और 2a की क्वांटिटी यहाँ से ले लें तो एक डायपोल मूवमेंट बन जाएगा यहाँ से। देखो ऐसे कह रहा हूँ मैं, ये 2qa ले लिया हमने, तो यहाँ बचा कितना, सिर्फ 2r बच गया यहाँ पर, ठीक है। ये बच गया आपके पास में, सॉरी आर तो हमने ले ही लिया, नहीं 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 नहीं, अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा 4 AR क्यू, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब 1/4 2q ये क्वांटिटी को हमने बोल दिया p, तो ये कितना हो जाएगा 2p/r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट हमने पहले ही बताया था, जो दोनों के बीच का सेपरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, हमने यही माना था ना। तो इसका मतलब r जो है वो मच ग्रेटर देन a हुआ, तो अगर r मच ग्रेटर देन a हुआ तो आप a को नेग्लेक्ट करके इसको आप 0 पुट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अगर 0 पुट करोगे तो 1/4 2p r, और ये r की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास में 2kp/r3, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, 1/4 को हमने k लिख दिया, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 2kp/r3। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव आई है ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन आने का मतलब है ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही तो हमारे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, ये इस तरह से चार्ज था ना, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यही थी। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर डायपोल मूवमेंट की एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो उसी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये वाला कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है इससे रिलेटेड वो ये है कि हम अगर मान लो कि हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने ये कैलकुलेशन पहले ही कराई हुई है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे,
ठीक है, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज और एक हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 2a माना था, तो 2a रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, इसको ना पूरा ही चला जाता है। ये काफी पतला, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें इसके ये तो ए हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी हमें आर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। तो अगेन हमें यहाँ पर डाइपोल कंसीडर ही नहीं करना, हमें ये मान के चलना है कि ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो हमें जस्ट ये मान के चलना है कि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, तो ए क्यू हो गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होता है, तो ई ऑफ माइनस क्यू हो गया। ठीक है, अगर आप इसे थीटा मानते हो तो इसे आप क्या मानोगे, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, देखो हम ये इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये तो हमारा डायरेक्शन होगा। चलो इसको अभी हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ये है, कुल हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अभी हमने आपसे बात करी थी कि हर हमें क्या करना होता है, हम हर किसी को जो है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया, थीटा, और फिर ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन थीटा हो गया। ठीक है, तो अभी मैं बाकी को जो है वो यहाँ से माइनस कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला एंगल थीटा कैसे हुआ। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल है, इतना हमें समझ में आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम कंपोनेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और एक जो हमने नेट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से कैलकुलेट करके, और उसके बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात सुनिए आप, कि अगर आप इसका कंपोनेंट करते हो, तो अगर एक कंपोनेंट इसका वाई डायरेक्शन में आएगा, इसका ई प्लस क्यू वाले का, और इसी तरह माइनस क्यू वाले का एक नीचे कंपोनेंट आएगा, कब वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो जब वो ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि जो है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी, क्यों, क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस पी पॉइंट से प्लस क्यू का और पी पॉइंट से माइनस क्यू का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ये आपका, ये आपका है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारा नेट वाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, अब हम एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वाई एक्स एक्सिस में वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। ठीक है, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास, ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमारे पास इस प्लस क्यू की वजह से आएगा, और एक कंपोनेंट हमारे पास माइनस क्यू की वजह से आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ई कॉस थीटा। ठीक है, 2 ई कॉस थीटा, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक माइनस साइन और लगा दीजिए, तो -2e, और cos थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से इस ट्राइंगल से पुट करेंगे तो b अपॉन एच आ जाएगा, यानी कि a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2, ठीक है, क्या क्या हमारे पास हमने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पर
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को तो हम ई क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो ई ऑफ क्यू इक्वल में ई ऑफ माइनस क्यू होगा, और जिसकी वैल्यू होगी आपके पास के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। ठीक है, और रिमेंबर आप ऐसे लिख सकते हो इसको ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब जब इन दोनों में से ई क्यू इक्वल है तो कॉमन ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2e cos थीटा। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितना आ जाएगी, अगेन के क्यू अपॉन, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस है। ठीक है, तो ये 2 के क्यू स्क्वायर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये के क्यू ए है ना, ठीक है, ये, ओहो, ठीक है, 2 के क्यू इंटू ए, ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब 2q इंटू ए को क्या बोल दोगे आप, पी, तो ये हो जाएगा -2p। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर अपॉन में आपका, ठीक है, आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा आपके पास, q इंटू 2a। ठीक है, तो q2 और qa, इसको तो आप बोल दोगे p। ठीक है, इन दोनों को मिला करके। ठीक है, तो ठीक है, तो आपके पास ये 2 चला जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये हो जाएगा -2 इंटू p। ठीक है, फिर अगेन हमने वही गलती कर रहे हैं, हमारा 2 तो चला गया, तो ये q इंटू ये हो जाएगा -p, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ठीक है, अब फिर अगेन वही काम करना है जो हमने पिछली वाली में करा था, इस ए को हमें नेगलेक्ट करना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एक के रह गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो यहाँ पर हो जाएगा -kp/r क्यूब। और एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड लिख रहे थे ना, तो हमें -q लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि अगर हम वेक्टर लिखते तो हमें -q लिखना चाहिए था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ये माइनस को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस को हमें लिखना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो माइनस को आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, -q। वेक्टर होता तो फिर वो अपने आप आ जाता, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो एनीवे हमारे पास जो है -q डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो -x एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो -x एक्सिस की तरफ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इक्विलेटरल में अगर आप डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी नेट डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और एक्सियल में क्या हो रहा था, एक्सियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन में थी, जबकि यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। सो ऑल राइट, जस्ट अ मिनट, एनीवे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सियल पॉइंट का हो गया और इक्वेटोरियल पॉइंट का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम डिस्कशन करते हैं कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल मूवमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ई वेक्टर लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, देखो ऊपर वाले डायरेक्शन में अगर आप ना नेगेटिव को नहीं भी कंक्लूड करोगे तो भी आपको पता चल रहा है देखने से कि वो माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और अगर आप माइनस क्यू लगा भी देते हो वहां पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आंसर में कंक्लूड होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आपको लिखना होता है क्योंकि अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में है लिख रहे हो तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, एनीवे ठीक है, अब हमें बताना है टॉर्क। अगर हम किसी भी टॉर्क ऑन अ डाइपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइपोल मोमेंट पे कितना टॉर्क लगता है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो। ठीक है, तो अब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉ करते हैं पहले। ध्यान रखना ये थोड़ा सा ना ये गलत डायग्राम बन गया है, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उनके बीच में जो ये जो हमने डायरेक्शन दिखाई हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है इनके बीच में जो गैप है, वो जो गैप है वो इनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जो डिस्टेंस हम बना रहे हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब हमने एक डाइपोल मोमेंट को यहाँ पर मान लो रख दिया इस तरह से कुछ। ठीक है, ये इस तरह से हमने डाइपोल मोमेंट को रख दिया। अब हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, यही हम बात कर रहे थे डाइपोल मोमेंट, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हम 2a मान लेते हैं, जो कि हम पहले भी मानते थे। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट ये इस तरह से अगर हम बनाते हैं कुछ ये। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि देखो टॉर्क का मतलब जो जनरल मीनिंग होता है मैकेनिक्स में, वो टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप नॉर्मल फोर्स क्या होता है हम लिखते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एफ इक्वल्स टू एम ए का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बॉक्स है और किसी बॉक्स में आप लीनियर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी जो है वो चलती है आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी को चलाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए कितना फोर्स हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल फोर्स, और उसको हम उस क्वांटिटी का जो नाम है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का मतलब है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लगाएं और वो पार्टिकल रोटेट करने लग जाए। ठीक है, तो उस रोटेशनल फोर्स को, अब उसको लीनियर फोर्स तो बोल नहीं सकते, उसको आप एफ नहीं बोल सकते क्योंकि बॉडी अब चल नहीं रही है, अब बॉडी फोर्स लगने की वजह से रोटेट कर रही है, तो उसको फोर्स ना बोल के रोटेशनल फोर्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम वहां पर टॉर्क बोल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बॉडी रोटेट करेगी या नहीं करेगी वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली बॉडी रोटेट करेगी, क्योंकि देखो अब यहाँ पर एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है यहाँ पर क्यू। ठीक है, और ठीक है, अब आपको एक बात मैंने बताई थी कि फोर्स इक्वल में होता है क्यू इंटू ए। ठीक है, तो आपको पता है कि चार्ज तो यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगता है बोलो। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ही है ऑब्वियसली। ठीक है, अब पॉजिटिव अगर चार्ज है, अगर हमारे पास चार्ज अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि एफ वेक्टर तो है क्यू ई वेक्टर, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। कब, जब चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव होगा, तो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये मान लो कि जो फोर्स लग रहा है एफ ऑफ क्यू पर लग रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, क्यू इंटू ई वेक्टर होगी। ठीक है, ठीक है,
अब हमारे पास मान लो दूसरा हमारे पास है एफ इक्वल में माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी प्लस एफ की। तो यानी कि अगर हम बात करें माइनस क्यू चार्ज पर, तो माइनस क्यू चार्ज पर जो भी फोर्स होगा, माइनस क्यू चार्ज पर जो भी फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। ठीक है, तो यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको हम बोल देंगे एफ ऑफ माइनस क्यू, जिसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इतना हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर हमारे पास मान लो, जस्ट अ मिनट, मान लो हमारे पास ये पेन है। ठीक है, अब इस ये पेन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब जैसे एक पेन ये है मेरे पास, अब ये कुछ इस तरह से किसी एंगल पर रखा हुआ मान लो। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं एक फोर्स यहाँ पर लगाता हूँ, इस तरह से इस पे ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और एक फोर्स में नीचे से यहाँ से भी लगाता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये सिचुएशन बन रही है, आपको दिख रही होगी। जस्ट अ मिनट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, तो एक फोर्स आपका ऊपर से लग रहा है और एक फोर्स नीचे से लग रहा है। देखो ये ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स नीचे से लग रहा है। तो ये बॉडी देखो रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है ना। तो इसका मतलब इसी तरह से ये जो डाइपोल है वो भी यहाँ पर हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये डाइपोल हमारा रोटेट करेगा, तो उसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उसी टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है कि वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, अच्छा अगर नेट फोर्स की बात करी जाए, तो नेट फोर्स डायपोल पर कितना है, वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई पर और एक फोर्स लग रहा है माइनस क्यू ई पर, तो वहां पर जो है फोर्स हमारे पास जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है मैकेनिक्स में, वो हम पढ़ते हैं, टॉर्क इक्वल में होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फोर्स तो हमारे पास लग रहा है यहाँ पर क्यू ई, और आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, आर परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला आर परपेंडिकुलर कितना हुआ, ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, आर परपेंडिकुलर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि cos थीटा की डायरेक्शन में जो बनता है उसे बोलते हैं हम 2a cos थीटा। तो ये वाला डायरेक्शन तो होगा 2a cos थीटा, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2a cos थीटा, और इधर जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2a sin थीटा। ठीक है। ठीक है, ये लेंथ है, ध्यान रखना, है ना। तो लेंथ है ना, प्रोजेक्शन ले लिया हमने, तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a sin थीटा। अब देखो 2a और q, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायपोल मोमेंट, तो इसको हम बोल देते हैं p sin थीटा। और आपको वेक्टर से पता है कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क इक्वल में कितना हो जाएगा, बोलो, p वेक्टर क्रॉस में e वेक्टर। ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्शन हो जाएगी p वेक्टर क्रॉस में e वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क। डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की निकालने के लिए जो पहली क्वांटिटी है, जैसे p है इस तरफ मान लो, और मान लो p है कुछ ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, तो आपको p क्रॉस e करना होता है। जो जैसे मैं p क्रॉस e करूंगा तो इनटू द पेज आ रहा है ना, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं हम। ठीक है, तो टॉर्क वेक्टर इक्वल में p वेक्टर क्रॉस में e वेक्टर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको इसकी कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं कि डायपोल मूवमेंट अगर पैरेलल रखा हो तब क्या होगा, डायपोल मूवमेंट एंटी पैरेलल रखा हो तब क्या होगा। तो उसके लिए बस हमें थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है। तो टॉर्क वेक्टर इक्वल में अगर हमारे पास हो गया पी पी ई साइन थीटा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस केस में टॉर्क जो है वो जीरो लगेगा। ठीक है, तो ये सच बात है। अगर मान लो हमारे पास जैसे ये पेन लगा हुआ है, इसमें एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये बॉडी कभी भी रोटेट नहीं कर सकती। ये बॉडी तभी रोटेट करेगी जब फोर्स किसी एंगल पर होगा, तो इस केस में टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो एवरी डाटा दैट वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स, सो दैट इज फिजिकली फिजिबल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब वो फिजिकली जो हमारे पास चीज़ें हैं उससे भी मैच करता है। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा यहाँ पर मैच कर रहा है, टॉर्क जीरो होने पर जीरो आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है
90 डिग्री पे। तो अगर हम एक केस करते हैं कि अगर मान लो थीटा इक्वल में 90 डिग्री लेते हैं तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पी साइन थीटा। पी साइन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पी। यानी कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम टॉर्क जब लगेगा जब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा डायपोल मोमेंट के साथ में। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बचता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर आज खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हमारे पास गॉस लॉ है। ठीक है, तो हम गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दोनों कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके और चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर वीडियोस। थैंक यू।